बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। एक टॉपिक हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली ये टॉपिक हम लोग अपना कवर करते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि आप लोगों के ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी अब काफ़ी कुछ आप लोग प्रैक्टिकल्स में पीछे रह गए हैं, तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी था। ऑलमोस्ट ये फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज लास्ट ईयर तो बहुत सारे लास्ट क्लास से मैंने ये सुन ली, हालांकि वैसे आप लोगों का ऐसा है नहीं कि वो कहते हैं सिरोलॉजी का कुछ सिरोलॉजी का पोर्शन हम लोगों को जो यूएचएस की गाइडलाइन जो उन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें तो सिरोलॉजी का लिखा ही नहीं हुआ, मेंशन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेंशन है। ये मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ कि लास्ट क्लास का जो है ना वो ये कहना था कि सिरोलॉजी तो हमारे कोर्स में शामिल ही नहीं है, और वही क्लास थी कि उनका जो है प्रॉफ में सिरोलॉजी का पहला क्वेश्चन ही सिरोलॉजी का था। तो सिरोलॉजी में से भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्ज़ाम देंगे अपने प्रैक्टिकल फोरेंसिक का देंगे वाइवा, और जो प्रैक्टिकल होगा ऑस्पी होगी, उसमें सारी ही स्लाइड्स इवन क्वेश्चंस जितने भी ऑस्पी के होते हैं वो सिरोलॉजी से रिलेटेड ही ज़्यादातर होते हैं, तो इसलिए हमें इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है क्या? सिरोलॉजी है क्या बेसिकली? व्हाट इज़ फोरेंसिक सिरोलॉजी? सिरोलॉजी क्या है? बेसिकली एनालिसिस या एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हैं? हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं, सलाइवा हो गया, सीमेन, यूरिन, ब्लड, इवन स्वेट, तो जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका एनालिसिस, उनको एनालाइज करना, ठीक है, उनको एनालाइज करना, दैट इज सिरोलॉजी। फोरेंसिक सिरोलॉजिस्ट का बेसिकली क्या है कि वो एनालाइज करता है वैरायटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें ये बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे कि हमने नाम लिए, दैट कुड बी सलाइवा, सीमन, यूरिन, ब्लड, ये सारा कुछ हो सकता है। वाई सिरोलॉजी, वाई नॉट डीएनए एनालिसिस? हमने कहा कि हम इतने एडवांस दौर में आ गए हैं, हम हर चीज़ के लिए डीएनए ही, अब तो हर चीज़ में हम अपने जो पर्सनैलिटी बड़ी हर चीज़ का आगे, अब तो फर्दर जो है एडवांसमेंट्स में डीएनए को ही टेस्ट करते हैं, लेकिन हर चीज़ के में डीएनए के अलावा अभी भी है कि बॉडी के जो फ्लूइड का एनालिसिस है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी का जैसे ब्लड है, ब्लड के एनालिसिस हम डायरेक्टली डीएनए पे नहीं जंप करेंगे, पहले हमें ब्लड का भी जो है बेस लाइन हमें ब्लड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे हमारा एंड डीएनए एनालिसिस डजंट टेल अबाउट द ओरिजिन और द टाइप ऑफ फ्लूइड। हम ब्लड की एग्जांपल लेके कि क्या वो उसका ओरिजिन कहाँ से था, वो ब्लड था भी या वो स्टेन ब्लड था भी या नहीं था, तो ये सारी चीज़ें, टाइप फिर उसकी कौन सी थी, RH ब्लड की फर्दर ग्रुपिंग, वो सारी चीज़ें, तो वो हमें डीएनए एनालिसिस में एकदम से अगर हम डीएनए पे जंप करेंगे, हमें डीएनए भी नहीं बतानी, वो हमें स्टार्ट में सिरोलॉजी ने हमें हेल्प करना है। तो उसमें डीएनए में बेसिकली प्रोटीन मार्कर्स जो है मतलब यूज होते हैं। सिरोलॉजी है क्यों, ये क्या चीज़ बहुत फास्ट, इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव है। ठीक हो गया? जितने भी इसके डिटेक्शन के मेथड हैं। ब्लड स्टेन, सबसे पहले ही हम ब्लड से स्टार्ट करेंगे, आगे हम फर्दर जाएंगे सलाइवा के ऊपर, सीमेन और एनालिसिस, कुछ सबके टेस्ट हैं जो अक्सर आ जाते होते हैं एग्जाम में। ब्लड स्टेन एनालिसिस ट्रेडिशनली फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप क्या है? हमें जब भी कोई भी स्टेन, एनी स्टेन हमें कोई मिले, तो हमें जिन स्टेप को फॉलो करना है वो क्या है? इज स्टेन ब्लड? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो माइंड में आना चाहिए हमें है कि ये स्टेन आइदर ब्लड है भी या नहीं। इज द स्टेन एनिमल और ह्यूमन ब्लड? उसका ओरिजिन क्या है? ये उसकी ओरिजिनिटी को बता रहे हैं कि ओरिजिन उसका क्या है। आइदर ब्लड है तो सही, वो एनिमल का है या ह्यूमन का है, स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए। इफ ह्यूमन ब्लड, तो व्हाट टाइप? फिर आकर लग जाता है कि अगर कंफर्म हो गया कि ये ह्यूमन ब्लड है, तो क्या इसकी टाइप क्या है? टाइप से मुराद इसकी आ जाती है बात ब्लड टाइपिंग के ऊपर के उसका ग्रुप कौन सा है, RH फैक्टर्स और वो सारी चीज़ें टाइप के ऊपर आ जाता है। फोरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड एनालिसिस की? तो ब्लड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 8% वेट, हमारे बॉडी वेट का ऑलमोस्ट 8% जो हमारे ब्लड है, और ऑलमोस्ट अबाउट 5 लीटर
All trauma to the body therefore results in shedding of blood. हम आप लोगों ने जितना भी ट्रॉमाटोलॉजी पढ़ा जहाँ जहाँ हमने देखा कि उसमें कॉज जो है वो ट्रॉमा हुई तो हेमरेज जरूर होता है, कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो उसकी शेडिंग होती है। तो रेड कलर मार्क्स readily appears at the crime scene। किसी भी आप क्राइम सीन के अगर आप देखें तो उसमें आपको रेड कलर के जो मार्क्स होंगे आपके माइंड में ही आएंगे, क्योंकि ब्लड इट्स रेजिड्यूज आर वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीटली रिमूव। ठीक है, इसके जो जितने रेजिड्यूज हैं उनको रिमूव करना भी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। Laboratory testing can reveal whether a substance is indeed blood, whether the blood is of animal or human origin, blood group to which it belongs। उसके बाद हमने एक ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। This allows to investigate to include or exclude persons, perpetrator और victim। उसको हमने इन चीज़ों को exclude करने के लिए grouping करनी बहुत ज़रूरी है। DNA contained in blood allows clear certain matching of blood residue to individual with DNA profiling techniques. Though blood stain pattern analysis, information about events can also be gained from a spatial distribution of blood stain। अब हम बात करेंगे कि इज द स्टेन ब्लड, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे माइंड में जो पहले आता है कि स्टेन ब्लड है या नहीं। इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट वो टेस्ट है जो जस्ट जो है आपको बताते हैं यस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताएंगे। ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होंगे, स्पेसिफिक या कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, एक प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं और एक कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। जो प्रिजम्पटिव टेस्ट है उसमें जस्ट आपको हाँ या ना में यस नो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जस्ट आपको ये बताना है। तो सेकेंड स्टेप है प्रिजम्पटिव टेस्ट के बाद अगर वो पॉजिटिव आ गया तो तब उस पॉजिटिव टेस्ट का हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो कि स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि हाँ ये ही टेस्ट है, 100% इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया। Presumptive test in medical and forensic science, presumptive test is an analysis of a sample which establish either the sample is definitely not a certain substance, the sample probably is a substance। The general principle is that the test is negative, blood is absent, but if the test is positive, blood is probably not definitely present। Sensitive test है वो है phenolphthalein test। आप लोगों ने पता नहीं ब्लड के टेस्ट प्रैक्टिकल में कवर किए हैं कि नहीं किए। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है सबसे पहले ब्लड के ये वो प्रैक्टिकल में कवर कराते हैं, आप लोगों को कवर होंगे। चलें फिर भी आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। फिनॉफ्थलीन टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनॉफ्थलीन टेस्ट है। टेट्रामेथाइल बेंजीडीन टेस्ट, टीएमबी टेस्ट, ल्यूकोमेलाचिक्रीन एलएमजी टेस्ट, ल्यूकोमेलाचिक्रीन टेस्ट, ये तीनों सेंसिटिव टेस्ट है। प्रिंसिपल इनका यही है कि रिलाइज ऑन द परऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ द हीम ग्रुप इन द हीमोग्लोबिन। जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप है उस पर परऑक्सीडेज की एक्टिविटी से इसका प्रिंसिपल है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसी हमारा जो क्वेश्चन था इज द स्टेन ब्लड, उसमें हमने पहले बात की प्रिजम्पटिव टेस्ट। फिर हम बात करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट आर द टेस्ट दैट रिक्वायर्स टू कंफर्म द एनालिसिस। ठीक है, इजी है जो जिससे कंफर्म करना है, हमें कंफर्मेशन देनी है इस एनालिसिस कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, जो स्पेसिफिक टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट कॉस्ट मोर देन द सिंपल प्रिजम्पटिव टेस्ट। सिंपल जो प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं वो अनकॉस्टली है, इतनी कॉस्टली नहीं है, वो सिंपल, उनका मेथड भी सिंपल है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट इसमें टेक्निक रिएजेंट्स वो सब जो है कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, which is why the presumptive tests are often made to see if the confirmatory tests are necessary। ठीक हो गया। हम इसीलिए डायरेक्टली जंप नहीं करते कंफर्मेटरी टेस्ट के क्योंकि जो है वो चीप है प्रिजम्पटिव टेस्ट। तो हमें अगर सिर्फ इतना ही पता करना है कि इज द ब्लड इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें कंफर्म चाहिए स्टेन ब्लड ही था या नहीं था, तो उसके लिए हमें पहले जो है हम प्रिजम्पटिव टेस्ट से इतना पता लग रहा है। अगर हमें इंफॉर्मेशन भी थोड़ी चाहिए तो हम पहला चीप जो टेस्ट है उसको ही सिलेक्ट करेंगे, एकदम से कॉस्ट टेस्ट की तरफ जंप नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ये कंफर्मेशन चाहिए तो हम प्रिजम्पटिव के बाद जो है कंफर्मेशन वाले टेस्ट पे हम आएंगे।
have to perform in laboratory, इसके लिए लैब की ज़रूरत है, नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको टेस्ट सैंपल जो है वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है, इसमें आ जाते हैं टाकायामा टेस्ट। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट आपका टाकायामा टेस्ट है। प्रिजम्पटिव टेस्ट जो सेंसिटिव टेस्ट है वो फिनोफ्थलीन है, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन और लिकोमेलाजिन ग्रीन टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट ये जो हमारा टाकायामा टेस्ट है और है कैसलमेयर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मोस्ट कॉमनली कैसलमेयर टेस्ट यूज होता है। इसमें करेंगे क्या आपको, अच्छा लास्ट टाइम जो आया हुआ था, अब लोगों को यहाँ पे जब मैं लास्ट ईयर भी जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने कहा ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी हैं कि आप लोगों की बुक में भी नहीं दी नहीं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह कौन सा कलर आता है। इवन प्रैक्टिकल बुक्स में भी इतना नहीं दिया हुआ। प्रैक्टिकल बुक्स में जैसे ये है कि ये कैसलमेयर टेस्ट है, फिनोफ्थलीन टेस्ट है, पिंक कलर आ जाएगा और जस्ट इतना। अब पूछा हुआ था लास्ट टाइम क्वेश्चन, उसमें आप लोगों के प्रॉफ में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा हुआ था कि पिंक कलर आता क्यों है, उसका मैकेनिज्म बताएं। तो मैकेनिज्म की जब बात आती है ना तो फिर आप लोगों ने ये वाली चीज़ें लिखनी होती है कि हमने किस तरह आया। लाइक अभी हमने बात की कि उसकी परऑक्सीडेज एक्टिविटी की वजह से आया, हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन ने एज अ परऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट किया। तो ये वाली चीज़ आपने उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। तो बाज़ इस तरह की बहुत थोड़ी सी डिटेल वाली चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जस्ट ये नहीं होता कि जैसा आपने फलाना टेस्ट है उसमें कलर ये आ जाएगा, वो कलर के अलावा भी कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ सकती हैं क्योंकि नेवर नो कि क्या आ जाए एग्जाम में। कैसलमेयर टेस्ट मोस्ट कॉमनली, इसमें फिनोफ्थलीन ड्रॉप लेंगे, ठीक है। इसके अलावा H2O को जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो डालेंगे तो ब्राइट पिंक कलर आएगा 10 to 15 सेकेंड्स में। और ये बहुत वेरी सेंसिटिव टेस्ट है, 1 part in 10 million जो है इसकी सेंसिटिविटी है। इसमें भी इसका जो मैकेनिज्म है यही है कि हीम सेंटर ऑफ हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज पेरोक्सीडेज रिड्यूसिंग द पेरोक्साइड टू वाटर। फिनोफ्थलीन डिनेट्स इलेक्ट्रॉन टू हीमोग्लोबिन जो कि कन्वर्ट करेगा फिनोफ्थलीन को पिंक कलर में। ड्रॉबैक इस टेस्ट का एक ये है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे आ सकते हैं। लाइक रस्ट कलर जो रस्ट है, कॉपर है, मेटल सॉल्ट्स हैं, पोटैटोज हैं, इसके अलावा हॉर्स रेडिश जो रूट्स हैं, में ऑल कॉजेज ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट विद फिनोफ्थलीन। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ें इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। The surface is porous. It can absorb blood. ल्यूकोमेलाइटेड ग्रीन टेस्ट जो है वो इफेक्टिव होगा। ल्यूकोमेलाइटेड ग्रीन का ड्रॉप डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ब्लू ग्रीन कलर, नाम से ही आप याद रख सकते हैं ल्यूकोमेलाइटेड ग्रीन में उसका कलर ब्लू ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इफ नो विजुअल स्टेन, अगर हमें स्टेन को अगर पोरस जगह होगी तो ल्यूकोमेलाइटेड ग्रीन ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिसको पोरस सरफेस में अगर ब्लड किया हुआ है। अगर आपको ऐसा है कि किसी क्राइम सीन पे कोई विजुअल स्टेन नहीं नज़र आ रहा तो आप उसके ऊपर ल्यूमिनॉल स्प्रे करेंगे। आपने अक्सर कहीं देखा होगा किसी क्राइम सीन को, अगर आपने कोई इंग्लिश मूवी देखी हो तो उसमें यूजुअली होता है कि वो क्राइम सीन को जैसे ही वो टैग करते हैं उस एरिया को बैन कर देते हैं, पट्टियाँ लगा के बंद कर देते हैं। उसके बाद जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो फोरेंसिक सीरोलॉजिस्ट हैं, तो वो बेसिकली उनके पास एक स्प्रे होता है कि कुछ क्राइम सीन पे, लॉक्स पे, कोई भी जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, कोई अगर स्टेन नहीं नज़र आ रहा उसके ऊपर वो विजुअल स्टेन को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, सॉरी जो अनस्टेन चीज़ को, जो स्टेन नज़र नहीं आ रहा उसको विजुलाइज करने के लिए स्प्रे किया जाता है जिससे वो जो है स्टेन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वो ल्यूमिनॉल स्प्रे बेसिकली करते हैं। ल्यूमिनॉल स्प्रे का भी जो मैकेनिज्म है वो यही है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एक्ट करके ब्लू ग्रीन ल्यूमिनेंस जो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इमिटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। ल्यूमिनॉल स्प्रे वेरी सेंसिटिव है, ये भी सेंसिटिव टेस्ट है। रिएक्शन इज लाइक फिनोफ्थलीन की तरह का सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिएक्शन वही है। लाइट इज एमिटेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोई इक्वेशन के आखिर में एक चीज़ एज अ बाय प्रोडक्ट पड़ती है तो जो जिस चीज़ से रिफ्लेक्ट हो के ल्यूमिनस हो रही है वो चीज़ जो वो एज अ लाइट आ रही है तो वो आपको विजुअल हो जाएगा। फ्लोरेसीन same method as luminol except the commercial preparation thicker must be illuminated at 450 nanometer जो लाइट की वो है
वेवलेंथ है उसके ऊपर होगा फ्लोरेसेंट लाइट। Positive area should be marked and photographed immediately because the light direction is not permanent and will fade off. जैसे ही वो आएगा लाइट में एज अ सोर्स डायरेक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो जैसे ही वो स्टेन विजुअल होगा फौरन से आपको ये फोटोग्राफ्स ले लेने चाहिए और क्योंकि वो जो है फेड ऑफ हो जाएगा अदरवाइज। इंफॉर्मेटरी टेस्ट यूटिलाइज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स जो कि टाकायामा टेस्ट है। टाकायामा टेस्ट का दूसरा नाम होमोक्रोमोजन टेस्ट है। सैंपल हीटेड ऑन अ स्लाइड, ठीक है, सैंपल जो हमने ब्लड का हमारे पास सैंपल हमें स्लाइड पे हीट करेंगे। पायरिडीन प्लस रिड्यूसिंग शुगर, सैल्मन कलर्ड क्रिस्टल इसके बनेंगे। ये उसको जो क्रिस्टल्स होंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। दिस टेस्ट रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। इसका भी थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए हमें थोड़ा नहीं हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल रिक्वायर होगा। ऑलमोस्ट 0.1 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन तो हमें चाहिए। नॉट सैंपल sent straight to the DNA lab after presumptive test। जब जैसे ही हमारा presumptive test हो गया, अब हम जो है आजकल के दौर में जो है टाकायामा टेस्ट के ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। DNA अगर हमने उसको कराना है तो हमें कंफर्मेशन के फ़ौरन बाद हम इसको DNA में भेजेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारा पहला था कि इज द स्टेन ब्लड और नॉट। अब हमने कहा ब्लड, हमें पता लग गया कि ये ब्लड है, कंफर्मेशन हो गई कि हमारा स्टेन ब्लड है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि इज द स्टेन एनिमल और ह्यूमन ब्लड। अभी ब्लड तो किसी का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है। इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दैट आइडेंटिफाइज द प्रोटीन स्पेसिफिक टू ओरिजिन जो है ऑटरलेनी टेस्ट या डिफ्यूजन टेस्ट, बेसिकली एंटीबॉडी प्रोटेक्शन टेस्ट है ये। इसमें हमने सोल्यूशन कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीजन हमने रैपिड में इंजेक्ट किए, वो इम्यूनाइज हो गया, फिर उससे हमने एंटी सीरम ले लिया रैपिड से। उसके बाद हमने उसको एंटीबॉडीज आर इंक्यूबेटेड विद ये इस तरह की एक ये बेसिकली एक पैकेट डिश टाइप एक वो है। इसमें डिफरेंट वेल्स बने हुए हैं, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 इसमें वेल्स हैं। दरमियान में एंटी ह्यूमन सीरम हमने डाला और उसके बाद हम सब सारे ये जो 5-4 साइड पे वेल्स बने हैं उसमें हमने एंटीजन डालेंगे। तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन बेसिकली इसमें पता लगता है। इज द स्टेन एनिमल और ह्यूमन ब्लड के लिए प्रेसिपिटीन टेस्ट जो है, प्रेसिपिटीन टेस्ट ये आप लोग नाम याद रखिएगा, एंटी सीरम टेस्ट या प्रेसिपिटीन टेस्ट। कैपिलरी टेस्ट, कैपिलरी के थ्रू भी इसको किया जा सकता है। इसमें यही है कि एंटीजन ये एंटीजन हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छा दो तरह से किया जा सकता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट, या तो हम कैपिलरी के थ्रू किया जा सकता है कैपिलरी मेथड से, या हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। हमने बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पढ़ा होगा, उसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो थ्रू डिफ्यूजन जो है वो क्रॉस करेंगे और जो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मैच होगा वो उसके साथ होगा। एडवांटेजेस क्या है प्रेसिपिटेशन टेस्ट के? इसमें एक तो ब्लड सैंपल जो है वो स्मॉल उसमें क्वांटिटी में यूज होगा, हाईली सेंसिटिव है और ऑलमोस्ट 10 से 15 साल जो है वो पुराना ये टेस्ट है जो कि करते आ रहे हैं। प्रेसिपिटेशन टेस्ट नाम आप लोगों ने याद रखना है इसका। और सब हम ब्लड की करेक्टरिस्टिक, अब हमने यहाँ तक हो गया कि एनिमल और ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन का हमने स्पीशीज को हमने कर लिया कि कौन सी स्पीशीज है ये, इसकी एनिमल है आइदर या ह्यूमन है या एनिमल इसका ओरिजिन है। ये करने के बाद हमने देखा कि अब हम टाइपिंग की तरफ आएंगे, तो ब्लड टाइपिंग से पहले हमें थोड़ा सा ब्लड का कंस्टिट्यूएंट्स का भी पता हो कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है। ब्लड में बेसिकली 55% प्लाज्मा है, सेल्स इसके 45% है। जिस सेल्स हैं कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, इसके अलावा प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो आपके आरबीसीज हैं ये ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो डब्ल्यूबीसीज हैं, हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सिस्टम ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट्स हैं जो कि प्लेटलेट्स हैं, ये अपनी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन सीरम का है जो कि लिक्विड है दैट सेपरेट्स फ्रॉम द ब्लड व्हेन द क्लॉट इज फॉर्म्ड।
The differences is human blood are due to the presence or absence of certain molecules that are called antigens. Antigen, any substance that causes your immune system to produce antibody against it, वो आपके एंटीजन कहलाते हैं. फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, पोलन, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है इनसाइड द बॉडी as with bacterial toxins or tissue cells. The antigens are located on the surface of RBCs. आपके RBCs के surface के ऊपर antigens locate होते हैं. Individuals have different types and combination of these molecules. The blood groups depends on what you are inherited from your parent. ठीक है क्या? हम क्योंकि ब्लड बेसिकली टाइपिंग जो है हमारी इसी बेस के ऊपर है, ब्लड ग्रुपिंग कि कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा होना ज़रूरी है. एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, स्पेशलाइज्ड इम्यून प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इनटू द बॉडी, and which possesses the remarkable ability to combine with the very antigen that triggers its production. WBCs called as white blood cells called B lymphocytes. अगर आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोग अभी अपनी पैथो में भी पढ़ ही रहे होंगे. इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन शायद, हाँ पैथोलॉजी में, स्पेशल पैथोलॉजी में तो नहीं, जर्नल के साथ ही आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो इसमें आप लोगों ने ये वाई शेप स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. जो इसके वेरिएबल पोर्शन होते हैं तो इसकी लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है. ठीक हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, आपको पता चाहिए. अच्छा, ये अब हमारा जो टॉपिक आता है वो तो हमने थोड़ी सी उसकी बेस बनाने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए वो सारी फिजियोलॉजी नॉर्मल चीज़ें थी. अब हम अपने आ जाते हैं जो हमारा फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम ब्लड स्टेन की बात करें कि ब्लड की स्टेन के टाइप्स किस तरह की हो सकती हैं. अगर आप ये वाली पिक्चर्स में देखें तो एक तो बिल्कुल ड्रॉप की टाइप है, सर्कुलर शेप में है. एक है कि उसके जो है ब्लड ड्रॉप अगर बहुत हाइट से अगर वो गिरा है तो वो जैसे कोई ड्रॉप गिरता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं साइड्स पे उसकी टेलिंग हो जाती है, वो है. एक इसी तरह की स्प्लैशिंग है. ठीक हो गया, ये हो सकती हैं. और अगर कोई आर्टरी का, अगर जैसे आर्टरी में से ब्लड बहुत, आर्टरी में बहुत ब्लड जो है, क्योंकि आर्टरी थिन है और उसमें ब्लड जो है वो बहुत स्प्लैशेस की फॉर्म में निकलता है. ठीक हो गया, तो वो अगर आप देखें तो ये वॉल्स पे अगर आपको स्प्लैशेस नजर आए, गले में अगर इसी तरह करोटेड कट हो जाए तो ये इसी तरह के जो है हैवी स्प्लैश की फॉर्म में ब्लड होगा. डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द ब्लड स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट में बी discern via stain's shape. स्टेन की शेप इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी शेप कैसी है स्टेन की. द पॉइंटेड एंड ऑफ ब्लड स्टेन ऑलवेज फेसेस इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. जो पॉइंटेड एंड होगा ब्लड स्टेन का, जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, वो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बताएगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ जा रहा है. ठीक हो गया, जैसे ये है, ये बेसिकली ब्लड का एक ड्रॉपलेट है. ठीक हो गया, ये इस तरह यहाँ अगर इसके ये डायरेक्शन बता रही है, एलोंगेशन ऑफ द ड्रॉपलेट अकर्स अपॉन इम्पैक्ट. ये अगर आप डिग्री की फॉर्म में देखें 90 डिग्री पे, ये 80 डिग्री, 70, 60, 40, 20 डिग्री और ये 10 डिग्री के. ब्लड स्पैटर टाइप, ये ड्रॉप्स की फॉर्म हो सकती हैं, ड्रिप्स हो सकती हैं बिल्कुल छोटी छोटी, फ्लो हो सकता है, या ब्लड कोई जो है मेन ऑर्गन से अगर हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हुआ है तो पूल की फॉर्म में ब्लड हो सकता है. इसी तरह वेलोसिटी की, अगर लो वेलोसिटी का इम्पैक्ट होगा तो इस तरह की शेप आएगी. मीडियम वेलोसिटी होगी तो ये, और अगर बहुत हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट है, लाइक हमने कहा कि कोई जो आर्टरीज हैं उसमें बहुत हाई वेलोसिटी से ब्लड होगा, थिन भी हैं तो वो उसमें इस तरह की हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट के बिल्कुल छोटे 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 स्प्लैशेस होंगे. ब्लड के ग्रुप्स क्या है, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. तो 33 ऑलमोस्ट, 33 भी नहीं, अब तो और भी ज़्यादा 40 प्लस हो गए हैं ब्लड के ग्रुप सिस्टम्स हैं. मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारे वो AB ब्लड ग्रुप है और RH सिस्टम है. AB ब्लड ग्रुप में आपके आ जाते हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड ब्लड ग्रुप O. रेड ब्लड सेल टाइप A है,
ब्लड ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है और ओ हो गया, उसकी उसमें एंटी बेसिकली बॉडी के हिसाब से है एंटीबॉडी, जिसमें एंटी बी होगी, एंटीबॉडी बी होगी वो ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके प्लाज्मा में एंटी ए होगा वो ब्लड बी होगा। जब कोई दोनों एंटीजन ए और बी नहीं होंगी तो वो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, और अगर दोनों होंगी तो वो ओ होगा। ठीक है, और एंटीजन ए वाला में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में दोनों और ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक हो गया, या उसकी एंटीजन और एंटीबॉडी की बेस पे ही ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अपने साथ इसको जेनेटिक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। हमने डायरेक्टली जो है हमने एडवांसमेंट्स में जाना है, जो कि हमारा डीएनए है। डीएनए के लिए आपको थोड़ा सा जो है इसका जेनेटिक्स का पता हो कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है दैट कैरीज जीन। क्रोमोसोम का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, उसके ऊपर जीन जो है होते हैं 23 पेयर ऑफ हमारे टोटल बॉडी में क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स। A person carrying many genes, one chromosome inherited from mother and one from father. Gene basically क्या determine करती है, specific inherited trait है gene, specific inherited trait। allele is alternative form of gene, उसी की कॉपी जीन की, इसके जीन की एक अल्टरनेट कॉपी जो है वो आपकी allele कहलाती है। लोकस क्या चीज़ है, लोकस साइट है, साइट या लोकेशन से ही ये वर्ड है, साइट ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड, दैट इज लोकस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इसका पता होना चाहिए। एलील सेम फॉर एनी गिवन ट्रेट ऑन बोथ क्रोमोसोम हो गया, लाइक कैपिटल ए है वो होमोजाइगस हो गया। हेटेरोजाइगस एलील फॉर अ गिवन ट्रेट आर डिफरेंट ऑन ईच क्रोमोसोम, ए और बी हो गया, ए और ओ हो गया, तो वो हेटेरोजाइगस हो गया। फिनोटाइप क्या चीज़ है, ऑब्जर्व्ड इनहेरिटेड ट्रेट, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए और आरएच पॉजिटिव में फिनोटाइप के इनहेरिटेड ट्रेट में हमने ऑब्जर्व किया वो फिनोटाइप हो गई। जीनोटाइप एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अ ट्रेट दैट कैरीड ऑन ईच क्रोमोसोम, दैट इज जीनोटाइप। जो एक्चुअल उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस स्पेसिफिक जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, वो उसकी जीनोटाइप। Dominant allele produce a dominant phenotype in individual who have one copy of allele, which can come from just one partner. ठीक हो गया, लाइक ए है तो ए ब्लड ग्रुप से जो आए, कैपिटल ए वाले से जो एक पेरेंट से ट्रांसमिट हुई ऑफस्प्रिंग में उसमें, तो वो डोमिनेंट उसका फिनोटाइप होगा। रिसेसिव एलील क्या है, फॉर अ रिसेसिव एलील टू प्रोड्यूस अ रिसेसिव फिनोटाइप द इंडिविजुअल मस्ट हैव टू कॉपी, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. An individual with one dominant and one recessive allele for a gene will have the dominant phenotype. For example, can type O only when genotype is OO. Co-dominant allele of a gene that are both fully expressed in a heterozygote, like AB blood group, co-dominant. ABU gene is autosomal. The gene is not on either sex chromosome. इसको autosomal कहते हैं ABU gene group. Gene locus, ABU gene locus is located on chromosome 9. Each person has two copies of gene coding for their ABU blood group, one maternal and one paternal in origin. A and B blood groups are dominant over the O blood group. A and B blood group genes are co-dominant. थोड़ी ज़्यादा हो गई जेनेटिक्स, लेकिन therefore there are certain possible allele combination in a particular blood type. ये आप लोगों को उसका वो होगा अक्सर फिजियोलॉजी में जब आपने ब्लड का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ब्लड ग्रुपिंग निकालते थे, शायद आप लोगों के सिनेरियो इस तरह के आते होंगे, तो उसमें फिर इस तरह का ये टेबल बना के कि ये पेरेंट्स हैं तो कौन सी जीन किसके साथ और ये वाली इसके साथ होगा, तो ये होगा ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से जीन आएंगे रिसेसिव, और ये वाली चीज़ें। पॉसिबल एबीयू ब्लड ग्रुप टाइप्स, पेरेंट वन में ए बी है, ये सारा ये भी बेसिकली सिनेरियो बेस्ड ही है। ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग पॉसिबल, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल इसमें डालती हैं।
RH सिस्टम क्या है? जैसे आप लोगों को फोरेंसिक हमारा सीरोलॉजी में यहाँ पे बताने का मकसद बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस को करना है, क्योंकि हमारा अगर टॉपिक सीरोलॉजी में से कोई आता है ब्लड से रिलेटेड, तो ज़्यादातर ब्लड ग्रुपिंग के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैजर्ड्स आ जाती हैं इसमें से। अक्सर जो क्वेश्चन और आता है टेस्ट के अलावा ब्लड के टेस्ट आते हैं, लास्ट टाइम भी टेस्ट ही पूछे हुए थे, टेस्ट और उनका मैकेनिज्म लास्ट प्रॉफ में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैजर्ड है। तो ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो बेसिकली यही है कि ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग कौन सा ए वाला बी को ब्लड दे सकता है, ओ को कौन कौन दे सकता है, ओ से कौन ले सकता है, ये वाली सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है। RH सिस्टम क्या है? RH बेसिकली एंटीजन, डी एंटीजन है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन। RH एंटीजन आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फंक्शन इनका ये है कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर नेम्ड फॉर द rhesus monkey in which they first discovered RBCs that are RH positive express the antigen designated D। टू टाइप्स के होते हैं, 85% जो है वो RH पॉजिटिव लोग हैं, RH पॉजिटिव, और 15% RH नेगेटिव लोग हैं। ज़्यादातर RH पॉजिटिव होते हैं। तो RH पॉजिटिव लोगों की जीनोटाइप RR, कैपिटल 2 R और R स्मॉल वाला ये हो सकती है। अलील इसकी ये R है और ये इसकी 2 अलील हो सकती हैं। ये वाली भी कॉपी है ना अलील R और दिस स्मॉल RH नेगेटिव वाले में दोनों स्मॉल R होंगे, अलील इसकी सिंगल R ही होगी। ठीक हो गया। ब्लड डोनेशन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में रख लें, इसको याद भी कर लें, इजी है। कौन किससे ब्लड ले सकता है, दे सकता है, नेवर नो कि अगर आपको सिनेरियो आ जाए इस तरह। वैसे यूजुअली आया तो नहीं है कभी, लेकिन अगर कभी आपको आए, फोरेंसिक में नहीं आता और कहीं और अगर आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन आगे अगर आप मेडिसिन के और उसमें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे ना, तो एक क्वेश्चन इस ब्लड में से अगर आता है ना, तो वो इसी तरह का आता है, कौन सा ब्लड को किसको दे सकता है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, देखने में कंफ्यूजिंग सा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको चारों ब्लड ग्रुप्स को एक थोड़ा सा अपने माइंड में अलग से वो कर लें, या रफ पेज पे अगर आप सबको लिखें, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं। एक ब्लड टाइप A पॉजिटिव है तो वो डोनेट ब्लड करेगा, डोनेट ब्लड्स टू A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, और रिसीव ये कर सकता है A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव से, A नेगेटिव से, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से। इसी तरह O पॉजिटिव वाला जो बंदा है वो डोनेट कर सकता है ब्लड O पॉजिटिव को, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को, और रिसीव कर सकता है सिर्फ ये O पॉजिटिव और नेगेटिव से ही। बी पॉजिटिव वाला जो है वो डोनेट कर सकता है बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, और रिसीव ये कर सकता है ब्लड बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से। इसी तरह ए बी पॉजिटिव वाला जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा और रिसीव ये हर एक से कर सकता है। ठीक हो गया, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और ओ नेगेटिव को हम है वो रिसिपिएंट डोनर, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला डोनेट हर एक को कर सकता है। ठीक हो गया, और लेगा सिर्फ वो ओ नेगेटिव वाले से ही। तो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव वाला जो है वो डोनेट ए बी पॉजिटिव को करेगा और उसी हर एक से करेगा। ए नेगेटिव वाला जो बंदा है वो डोनेट करेगा ब्लड ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, जबकि रिसीव करेगा ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड वाला डोनेट हर एक को कर सकता है और रिसीव सिर्फ ओ नेगेटिव से ही। बी नेगेटिव वाला जो बंदा होगा वो डोनेट करेगा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव डोनेट करेगा, जबकि रिसीव करेगा ब्लड ओनली बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव वाला जो बंदा है वो डोनेट करेगा ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले ब्लड को डोनेट करेगा बंदों को, और रिसीव करेगा ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ये अगर आपको थोड़ा सा अगर याद हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को कोई अगर ऐसा भी MCQ में कोई सिनेरियो टाइप कोई बना हो तो फौरन से आप कर सकते हैं। टेबल ये इसका बड़ा अच्छा टेबल बना। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, a person with RH negative blood can donate RH antibodies in the blood plasma, or he or she receives blood from a person with RH positive blood whose RH antigens can
trigger the production of Rh antibody. A person with Rh positive blood can receive blood from a person with Rh negative blood without any problem. आप लोगों को याद होगा RH इनकम्पैटिबिलिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने फिजियोलॉजी में, बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन होता था, उसमें यही था बेसिकली RH की इनकम्पैटिबिलिटी। मोस्टली NTA और NTB एंटीबॉडीज आर द बेसिकली IgM क्लास से हैं, वो जो सबसे लार्ज मॉलिक्यूल है IgM वाला। These do not cross the blood placenta. IgM जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। इनफैक्ट एन RH नेगेटिव टाइप जो मदर है वो कैरिंग RH पॉजिटिव टाइप AB और AB टेस्ट इज रेजिस्टेंट टू सेंसिटाइज टू द RH एंटीजन। Her anti-A and anti-B antibodies destroys fetal cells that enter her blood before they can elicit anti-H antibodies in her. Tissue damage resulting from separation of placenta, fetal tissue entering the maternal circulation, strong anti-H response in the mother. अगर सेम मदर उसका सेकेंड प्रेगनेंसी होती है सेकेंड RH चाइल्ड के साथ, तो एग्जिस्टिंग anti-RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस याद होगा आपको ये वाली डिजीज, इसमें आप यूजुअली सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर को जो है ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। Why is an RH incompatibility so dangerous? Why ABO incompatibility is not during pregnancy? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो यही है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। शॉर्टली आफ्टर कैन बर्थ ऑफ RH बेबी, जैसे ही पहली प्रेगनेंसी हुई और पता लगा कि RH पॉजिटिव बेबी था, तो मदर इज गिवन इंजेक्शन ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए उसकी बॉडी के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं। The passively requires antibodies destroys any fetal cells that are got into her circulation before they can elicit an immune response in her. ब्लड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए? और ABO ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडीज जो है जब मिलेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। टू एंटीसीरास आर यूज्ड, anti-A antiserum and anti-B antiserum to detect the presence of absence of A or B antigen on the individual cells. anti-A और B सीरास RBCs के साथ जब मिक्स होंगे एग्लूटिनेशन होगा और एंटीबॉडीज जो है वो बनेंगी। To detect ABO antibodies in the individual serum used to confirm ABO forward typing। अच्छा, ये भी दो तरह की होती है, ABO forward typing के जरिए या ABO reverse typing होती है। Reverse typing means serum from A blood clots when mixed with B, serum from B clot when mixed with A, serum from O clot when mixed with A and B blood, serum from AB blood doesn't clot when mixed with type A or type B blood। Detection of a cell test with anti-A, anti-B, detection of a serum tested antigen A cells, B cells, O cells, और ये इंटरप्रिटेशन की ABO ब्लड ग्रुप है। देखना पॉजिटिव A और B पॉजिटिव आ गए, AB O हो गया, ABO उसमें O ब्लड ग्रुप बन जाएगा, A बन जाएगा A और AB। ऑलमोस्ट रेपिटेशन है। क्रॉस मैचिंग कंपैटिबिलिटी टेस्ट या टाइप या क्रॉस मैचिंग क्या चीज़ है? प्री ट्रांसफ्यूजन एक हमेशा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो प्री ट्रांसफ्यूजन एक टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट डन टू कंफर्म द ब्लड फ्रॉम अ डोनर एंड ब्लड फ्रॉम अ रेसिपिएंट आर कंपैटिबल और नॉट। ये चीज़ प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 15% हमारे टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे लोग हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है उनको रिएक्शन हो जाता है और वो जो है सीरियस या डेंजरस कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट बहुत ज़रूरी है टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ अ डोनर और रेसिपिएंट, उनके ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हैं कि नहीं। ABO ब्लड टाइपिंग, RH फैक्टर और क्रॉस मैचिंग, ये तीन चीज़ें बेसिकली हैं। सीरम फ्रॉम अ पेशेंट हमने लेना है, RBC जो है डोनर से लेने हैं, अगर कोई क्लम्पिंग नहीं होती तो वो कंपैटिबल है। सिंपल टेस्ट है। प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट, RH typing of a red cell is determined by examining their reaction with anti-D serum. There is no naturally occurring rhesus antibody, therefore reverse grouping is not performed. Routine testing for RH antigen is not required.
अच्छा, एक और टर्म यूज जो होती है सिक्रीटर। क्या चीज़ है सिक्रीटर? पर्सन हु सिक्रीट ब्लड टाइप एंटीजन इनटू द बॉडी, जिसके बॉडी फ्लूइड्स में लाइक उसके स्वेट में या और भी जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ठीक है, सलाइवा हो गया, उसमें अगर उसकी ब्लड की टाइप एंटीजन, ब्लड टाइप एंटीजन अगर सिक्रीट होते हैं तो वो लोग सिक्रीटर्स कहलाते हैं। A person who secretes their blood type antigen into the body fluid and secretions like saliva, mucus in the digestive tract and respiratory cavities. 20% population are non-secretor और 80% हमारी population जो है वो secretors है। Advantage इसका क्या है? An added degree of protection against the environment, particularly with respect to the microorganisms. जेनेटिक फैक्टर इसका ये है अंडर कंट्रोल ऑफ जीन FUT2 सिक्रीटर जीन है, जो कि आपके 19 क्रोमोसोम नंबर 19 के QR का लोकस जो है उसका 13.3 उसकी लोकेशन है, वहाँ पे ये जीन लोकेटेड है। जीन का नाम है FUT2 जीन। डोमिनेंट और रिसेसिव इसकी दो वाली है। पॉसिबल जीनोटाइप इसकी ये है। सिक्रीटर स्टेटस इसका ये है कि व्हेन द with the advent of DNA, the secretor evidence is not so important and concept was टाइम था जब हम इसको सेक्रेटर और नॉन सेक्रेटर के ऊपर बहुत रिसर्च हुई थी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको मानी जाती थी, लेकिन जब से DNA का फिर दौर आया तो अभी इसका इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर इसका SCQ आ जाता होता है, ये जो सेरोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं। हैज़र्ड्स क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? कहने को तो बहुत आसान है, आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन बहुत डिटेल में यहाँ पे दी हुए तो आप लोग को इसको कर लीजिएगा। अच्छे यहाँ पर स्लाइड्स में चलिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन और डोनर एंड गिव्स टू समवन एल्स द recipient. Blood transfusion है basically transfusion reaction, any unfavorable transfusion related event that occurring in a patient during or after transfusion of a blood component. बल्कि यहाँ पे ड्यूरिंग हो सकता है, हाँ ड्यूरिंग या तो देते हुए या देने के बाद आफ्टर ट्रांसफ्यूजन कोई भी अनफेवरेबल ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कोई भी उसको रिएक्शन होता है, कोई भी उसको ऐसा कुछ सिम्टम आते हैं तो वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कंसीडर होते हैं। हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कोई हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कैसा हो सकता है? एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.016% जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में होगा, विद अबाउट 0.003% बीइंग फैटल, जिसमें से ऑलमोस्ट 0.003% फैटल हो सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोनर ब्लड सेल्स बाय रेसिपिएंट एंटीबॉडी, कॉज इसकी क्या है कि कोई भी एरर या इम्प्रॉपर एबीओ ब्लड टाइपिंग हो गई, क्रॉस मैचिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, मिसमैच बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट, ये कॉज हो सकती है। सिम्टम इसमें क्या आएंगे? एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन अगर किसी बंदे को हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद तो वो फीवर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, बैक पेन, हैमरेज, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रैपिड ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, उसका फॉल होना शुरू होगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। किडनी इंजरी में occurs due to the effect of hemolytic reaction, जो पिगमेंट नेफ्रोपैथी है वो स्टार्ट हो सकती है। ये आपका एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन ये हो सकता है। इसके अलावा डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शन जो कि 0.025% ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में इसका जो है फ्रीक्वेंसी है। कॉजेज की सेम मैकेनिज्म है लाइक एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन वाला, हाउएवर द कंसीक्वेंसेस आर जनरली mild. Patient don't have symptoms in majority of cases. Treatment not needed. थोड़ा डिलेड हुआ, काफ़ी टाइम के बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन उसको आए, कुछ सिम्टम आ सकते हैं लेकिन सिवियर होंगे, ऐसे जिसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी 7% ऑफ ट्रांसफ्यूजन के केसेस में है। फिब्राइल है ये, यानी कि उसको फीवर हो जाएगा। कॉजेज रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी केमिकल सिग्नल्स बाय द ब्लड सेल्स इन द डोनर ब्लड। सिम्टम में फीवर इज जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। तो जैसे ही फीवर स्टार्ट हुआ कोई एंटीबायोटिक को इंजेक्शन लगा देना तो रिलीफ हो सकता है, उसको ट्रीट किया। नेक्स्ट हो सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस, ये बहुत कॉमन है।
Causes scheme occurs when the recipient has performed antibodies to certain chemicals in the blood. Symptom: heat, itching, low blood pressure, respiratory distress that may lead to the anaphylactic shock. ट्रीटमेंट इसकी यही है कि आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रीन को कॉर्टिकॉइड दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, मेडिकेशन टू कीप द ब्लड प्रेशर फ्रॉम ड्रॉपिंग एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर नीडेड। ठीक हो गया, ये आपके एलर्जिक रिएक्शन हो गए। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपरास ये बन सकते हैं। रेयर कॉम्प्लिकेशन है दैट अकर्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन कंटेनिंग प्लेटलेट्स दैट एक्सप्रेस सरफेस प्रोटीन HPA-1a। ये आपकी सरफेस प्रोटीन का नाम है। जो रेसिपिएंट्स हु लैक दैट प्रोटीन, वो लोग जिनके अंदर ये प्रोटीन नहीं है, lacking है, that develops a sensitization of this protein from prior to transfusion and they develop a thrombocytopenia deficiency है। basically platelets की deficiency वो develop हो जाएगी about in 7 to 10 days after subsequent transfusion. Recipient should only receive further transfusion with HPA-1 जो negative cells हैं। Transfusion associated acute lung injury TRALI, transfusion associated acute lung injury, ये काफ़ी common है। Symptoms of acute respiratory distress often associated with fever and hypotension. Basically ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी में बंदा जो सफ़र करेगा उसको फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगा और एक साथ सिम्टम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले। फ्रिक्वेंसीज की 1 in 2000 ट्रांसफ्यूजन के केसेस में है। सिम्टम वेरी करता है, माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। मोस्ट पेशेंट रिकवर फुली within 96 hours and mortality rate from this condition is less than 10%. Acute transfusion associated lung injury is typically associated with plasma component rather than the packed red blood cells. Usually transfusion की भी अगर हम बात करें तो transfusion भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, पैक्ड RBCs का हो सकता है, प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रांसफ्यूजन। तो ये प्लाज्मा कंपोनेंट के साथ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी ज़्यादा कॉमन हो सकती है रादर देन पैक्ड जो है RBCs के ट्रांसफ्यूजन से। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंगली अनकॉमन है बट इवन प्रेजेंट तो हो सकती है। बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ रेसिपिएंट हो सकता है उसको इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया से कांटेक्ट हो, कंटेमिनेट हो। कॉज इसका स्किन ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्स एट द टाइम ऑफ डोनेशन। प्रिवेंशन इम्प्रूव्स डोनर arm disinfection with chlorhexidine in alcohol, discarding the initial blood before it enters the circulation bag। ये वाली सारी चीज़ें हैं आपको ये इसके लिए प्रिवेंट करना ज़रूरी है कि आप जो फर्स्ट ब्लड का जो पोर्शन है उसको डिस्कार्ड कर दें, तब उसका फ्लो जो है इनिशियल फ्लो वाला ब्लड उसको डिस्कार्ड करना ज़रूरी है। Viral contamination of the blood is extremely rare. Donated blood is routinely screened for human HIV, human immunodeficiency, HIV के साथ hepatitis B, C, इन सब के साथ स्क्रीन किया जाता है। और जब भी आप ब्लड लेते हैं, ब्लड चाहे बैंक में लें या किसी भी हॉस्पिटल में आप ब्लड किसी को ट्रांसफर करें तो पहले आपका ब्लड को अच्छी तरह स्क्रीन करते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है तो नहीं, क्योंकि पहले जो ब्लड बैंक्स थे और जहाँ पे हॉस्पिटल्स में बस किसी कोई भी ब्लड देने आ जाता था तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हुए थे। HIV ट्रांसमिट हो गया, बी, सी ट्रांसफ्यूजन से बहुत लोगों को ये वाली डिजीजेस हुई हैं। वो बेचारे अपनी ब्लड के चक्कर में जो है वो और फर्दर इन्फेक्शन करा के बैठते थे। तो इसलिए जो है अब ये मस्ट करती है कि हर ब्लड कोई भी जो भी डोनेटेड ब्लड होता है उसको रूटीनली स्क्रीन किया जाता है। HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, सी के लिए, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट लिम्फोमा वायरस जो 1 है इसके लिए 3-4 चीज़ें हैं। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड आयरन ओवरलोड, हीमोसिटोसिस ये हो सकती है। जो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो टू मच आयरन लोड जो है आपका बॉडी में आयरन लोड बढ़ गया जिसकी वजह से वो बंदा हीमोसिटोसिस में जा सकता है। डैमेज द पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लिवर, हार्ट। लिवर और हार्ट में
और हीमोसिडरोसिस अगर आपको कोई डिजीज़ पड़ी हो तो उसके मल्टी ऑर्गन जो है उसका इफेक्ट है बॉडी में। आयरन जो है वो मल्टीपल जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और ऑर्गन फेलियर में चले जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका यही है कि आयरन चेलेटिंग थेरेपी दें विच यूजेस मेडिकेशन टू रिमूव द एक्सेस आयरन। ठीक है, यहाँ हमारा खत्म हो गया ब्लड से रिलेटेड हमने जितनी भी चीज़ें की। ब्लड से रिलेटेड सबसे पहला हमारा आइदर द स्टेन इज ब्लड और उसको हमने इस तरह से किया। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि उसके लिए हमारे पास चीज़ें टू टेस्ट थे। फर्स्ट वाज द प्रिवेंटिव टेस्ट एंड द सेकंड इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक हो गया, कंफर्मेटरी स्पेसिफिक टेस्ट। जो आपके प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं वो सेंसिटिव टेस्ट हैं, जस्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव अनकॉस्टली हैं, चीप टेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट इस टेस्ट से ही लेना है। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि अपने टेस्ट की, तो आफ्टर प्रिजम्पटिव टेस्ट यू हैव टू कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि आपका सेंसिटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है। जब यहाँ ये कंफर्म हो जाए कि ये स्टेन ब्लड है, आफ्टर कंफर्मेशन के स्टेन ब्लड है, तब आपको मूव करना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि उसका ओरिजिन क्या है, अगर द स्टेन इज ह्यूमन ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है वो प्रेसिपिटीन टेस्ट है। प्रेसिपिटीन टेस्ट जो है वो दो तरह से किया जा सकते हैं, तो कैपिलरी एक्शन किया जा सकता है या वो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू किया जा सकता है। आफ्टर कंफर्मेशन कि ये ह्यूमन या एनिमल का ओरिजिन क्या है, थर्ड आपका जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि वो ब्लड है, ब्लड की कौन सी टाइपिंग ब्लड है, ब्लड टाइपिंग की तरफ तीन आपको कवर करनी है। वो है कि ब्लड टाइपिंग से पहले आपको ब्लड के थ्रू से कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा। ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड के सेल्स कौन कौन से हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंटीजन कहाँ पे है, एंटीबॉडी कहाँ पर है ब्लड में। उसी एंटीजन एंटीबॉडी की बेस पे ही हमने ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप ए में होगी, वो ब्लड ग्रुप होगा तो कौन सी एंटीबॉडी होगी। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। फिर हम आ जाते हैं अपने ब्लड के उसके ऊपर हैज़र्ड्स की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। अच्छा, आरएच सिस्टम की भी हमने बात की कि आरएच सिस्टम आरएच पॉजिटिव 85% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और 20% जो है वो आरएच नेगेटिव हैं। आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर इसकी भी इनकम्पैटिबिलिटी हो तो प्रेग्नेंट वुमन जो है वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी सफ़र कर सकती है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो है आरएच एंटी टी जो इंजेक्शन है, ठीक है, वो अवेलेबल है। वो आप उसकी प्रिवेंशन है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन जो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसके लिए हम यूजुअली स्क्रीनिंग जो करते हैं वो आरएच से नहीं, सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग ए बी हो कंपैटिबिलिटी चेक करके ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो है प्री ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली टेस्ट में ही पता लगेगा कि डोनर और रेसिपिएंट जो है उनके ब्लड कंपैटिबल हैं या नहीं, ठीक होगा, उसमें कौन सी एंटीजन है, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है जो भी रेसिपिएंट है वो सफ़र करेगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करें। अच्छा, हमने सिक्रीटर का भी पढ़ा था कि सिक्रीटर और नॉन सिक्रीटर क्या चीज़ है। सिक्रीटर्स जिनके ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन शो होती है, उनके एंटीजन उनके बॉडी की सिक्रीशन में बॉडी की सिक्रीशंस के थ्रू हम उनकी एंटीजन का पता लगा लेते हैं, ब्लड टाइप की एंटीजन का, वो लोग सिक्रीटर्स कहलाते हैं।
डीएनए के आने के बाद इतने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही सेक्रेटर और नॉन सेक्रेटर की। इसकी जीन जो है वो FUT जो जीन है, हम बात कर रहे थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैजर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इसके हैजर्ड्स कर लेते हैं। हैजर्ड्स में एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन है, डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन है, फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन, मैं जस्ट हेडिंग थोड़ी सी बता रही हूँ, एलर्जिक रिएक्शंस है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपराज हैं, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। वायरल तो देखिए अनकॉमन है क्योंकि हम पहले ही अच्छे से डोनेटेड ब्लड को भी डोनेट कर रहे हैं, ब्लड अच्छे से स्क्रीन कर लेते हैं। जरूरी है स्क्रीन करना HIV के लिए, हेपेटाइटिस B के लिए, C के लिए और ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलमोस्ट पहले करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन सबसे एंड में जो हमने बात की कि हीमोसिडरोसिस हो सकती है क्या, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ब्लड को लग रही है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ब्लड लॉस को हो रहा है, तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड आयरन ओवरलोड में वो बंदा जा सकता है। उसके लिए जो है ट्रीटमेंट जेलेटिंग थेरेपी है जो कि एक्सेस आयरन को रिमूव करेगी। ये हो सकता है। सारे हैजर्ड्स हो गए आपके, ठीक है। और हमने क्या इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हमने, हाँ ये वाला चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कभी MCQs अगर आपको आ जाए तो वो आप इससे आराम से, अगर आपको थोड़ा सा याद हो जाए, इतना मुश्किल नहीं है वैसे ये, कि ब्लड कौन सा A पॉजिटिव वाला किससे ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका यूनिवर्सल डोनर, हर एक को दे सकता है। और AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक हो गया। बाकी जो है अगर B नेगेटिव ब्लड को देखें तो B नेगेटिव ब्लड भी रिसीव कर सकता है सिर्फ A नेगेटिव और B नेगेटिव ब्लड वाले। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह याद रखें, एक तो आपको यहाँ से O नेगेटिव का हो गया, O नेगेटिव और AB पॉजिटिव, इन दोनों का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि एक यूनिवर्सल डोनर है, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तो कोई इस तरह का है कोई क्वेश्चन, इसमें आप इन दोनों को रिसीव कर सकते हैं बाकी ब्लड ग्रुप से। रह गई बात A नेगेटिव और B नेगेटिव की, तो उसमें भी अगर आप B नेगेटिव को देखें तो वो रिसीव करेगा ब्लड A नेगेटिव, और B नेगेटिव भी डेंजरस ब्लड ग्रुप है क्योंकि इन ये भी A नेगेटिव में भी सिर्फ A नेगेटिव और O नेगेटिव वाले ब्लड रिसीव होगा, जबकि B नेगेटिव वाला भी सिर्फ रिसीव कर सकता है B नेगेटिव एंड O नेगेटिव वाला से। ये वाले दोनों जो हैं ये ब्लड ग्रुप्स ही ऑलमोस्ट डेंजरस है, जबकि ये डोनेट हर एक कर सकती है, ठीक हो गया। बाकी A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, ये रिसीव जो है वो इन्हीं उनसे करेंगे। ये आपका कुछ फॉरवर्ड AB हो, फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स टाइपिंग और फॉरवर्ड टाइपिंग और रिवर्स टाइपिंग, इसका थोड़ा सा था। तो क्रॉस मैचिंग इससे पहले प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ABO ब्लड टाइपिंग क्या चीज़ है, RH फैक्टर का पता होना चाहिए और क्रॉस मैचिंग, ये बेसिकली चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बाकी जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।